एक मामला जो है, एक तो आपने हो गया ठीक है, कस्टडी में आप इंटरेस्टेड नहीं है, नॉन कस्टोडियन पेरेंट ने विजिटेशन शेड्यूल ले लिया। तो ये सेक्शन 7 ऑफ गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट के तहत एक गार्डियनशिप भी का भी मामला है, तो फिर उस मामले का क्या बनेगा? क्या वो भी चली गई साथ? तो मैं अपने बच्चे का कम तो पेरेंट नहीं हूँ, मैं इक्वल पेरेंट हूँ। आज भी उसी तरह हूं। मैंने डिवोर्स अपनी बीवी को किया है, मेरी बीवी ने खुला मुझसे ली है। मेरे बच्चे का कोई इसके साथ कंसर्न नहीं है। फाद साहब, ये भी बहुत दफ़ा होता है कि जब हम जज साहिबान के पास जो है विजिटेशन राइट्स के हवाले से कुछ जजमेंट्स रखते हैं कि जनाब ये देखें बच्चे को विजिटेशन राइट्स मिले हैं और वो बाप के साथ एवरी वीक टाइम स्पेंड कर रहा है, तो एक जुमला जो है वो अक्सर सुनने को मिलता है कि जी इसे छोड़ें, ये तो जो है कस्टोडियन पेरेंट की रजामंदी से मिले हैं। कंसिडर ये किया जाता है जी बाप नेचुरल गार्डियन है, उस नेचुरल गार्डियनशिप का मुझे क्या फायदा? मैं अपने बच्चे से स्कूल मिलने जाता हूँ, वो मेरे खिलाफ एफआईआर हो जाती है। अगर हम इसको एज ए स्ट्रेटजी देख लें कि शुरू में जब आपको थोड़ी चीज़ मिल रही है आप उस पर इक्तफा करें। 60,000 केस में कोई 5 केस तो ऐसे होना जिसमें कस्टडी शिफ्ट हो। डिवोर्स एंड चाइल्ड कस्टडी लिटिगेशन के हवाले से आज एक और सेशन करने जा रहा हूं, और आज इस सेशन में मेरे साथ मौजूद हैं फ़ाहद अहमद सिद्दीकी साहब, जो कि पाकिस्तान में चाइल्ड कस्टडी और फैमिली लॉ एक्सपर्ट हैं और अपना एक नाम रखते हैं इस मैदान में। तो फ़ाहद साहब, ये बताइएगा कि हम सब जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इस बात से अवेयर हैं कि पाकिस्तान में एक नॉन कस्टोडियल पेरेंट किस तरीके से सफ़र करता है। कस्टडी तो दूर की बात है, मुलाकात का हक भी उसको हासिल करते करते कई माह, कुछ साल भी लग जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि चाइल्ड कस्टडी लिटिगेशन में हमारे यहाँ एक जो रवाज है मुस्तकिल हजानत की दरख्वास्त देने का, जो कस्टडी पिटिशन जिसको बोलते हैं, सेक्शन 25 और 12 के तहत गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट, या फिर शेयर्ड पेरेंटिंग का स्केड्यूल लिया जाए सेक्शन 5 ऑफ फैमिली कोर्ट्स एक्ट के तहत, आपके नजदीक इनमें से दोनों में से बेहतर ऑप्शन कौन सी है? जमान साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और अपना ओपिनियन देने का मौका दिया। मेरी यार अंडरस्टैंडिंग ये है कि विजिटेशन राइट्स मैटर्स मोर। मेरी ये जाती राय है, यू मे डिसएग्री विद मी, कि कस्टडी अगर आपको मिल भी जाए, फर्ज करें कि अगर मिल जाए, बल तो मिलती नहीं है, कोर्ट्स आपको कस्टडी शेयर शिफ्ट नहीं करती है, मिल भी जाए तो भी तो बच्चे ने आखिर, आप तो उसे पाल नहीं सकेंगे, आपने जॉब पे जाना है, अपने नौकरी करनी है, अपने रिजल्ट कमाने हैं। बहरहाल वो बच्चा आपकी किसी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव ही पालेंगी, अगर आपकी वालदें हैं तो वो पालेंगी, अगर वो आपकी सिस्टर हैं अनमैरिड हैं तो वो पालेंगी। तो बेहतर मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि मदर के पास रहना चाहिए बच्चा। जहां तक बात है कि कौन सा ऑप्शन बेहतर है, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि विजिटेशन राइट्स, जैसे मैं कह रहा हूँ कि बच्चे ने पालना, बहरहाल आपने नहीं है, बच्चे को आपकी किसी रिलेटिव ने पालना है, तो उससे बेहतर ये है कि आप बच्चे तक एक्सेस इंश्योर करें। बच्चे पे मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि डाइवोर्स इज ऑलवेज बिटवीन स्पाउसेस, इट इज नेवर बिटवीन पेरेंट्स। ये बच्चे का बुनियादी हक है कि उसे माँ की मोहब्बत भी मिले, उसे माँ की शफकत भी मिले, साइमल्टेनियसली उसे बाप की क्या कहते हैं, मोहब्बत से भी महरूम ना किया जाए। आप देखते हैं कि हमारा जब लिटिगेशन शुरू होती है पेरेंट्स के दरमियान, स्पाउसेस के दरमियान, वन रीजन और दी अदर, जब डिवोर्स हो जाती है तो लिटिगेशन में आते हैं। 95% केसेस जो मैंने, जब मैं 2009 में लिटिगेशन में आया था इस चाइल्ड कस्टडी लिटिगेशन में, तो मैंने ये देखा था कि सेक्शन 25 की एप्लीकेशन के जो कंटेंट्स हैं वो आपके फॉर्मर स्पाउस के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं बनस्पत इसके कि आप अपने बच्चे की वेलफेयर की बात करें। करेक्टर असैसिनेशन कह लीजिए, उसने ये किया, उसने वो किया, वो ऐसा था, वो ऐसा था। तो उस वक्त सेक्शन 12 मुश्तमिल थी बहुत ज्यादा इंटरम कस्टडी, परमानेंट कस्टडी। यार जब कोर्ट आपको इंटरम कस्टडी नहीं दे रही तो परमानेंट कस्टडी किसने देनी है आपको? आप यहाँ से अंदाजा कीजिए। तो आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट द सब्जेक्ट, और मैंने 10-12 हज़ार पेजेस मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शन से इस हवाले से पढ़े, और वहां से ये नतीजा डिड्यूस किया कि यार इस लॉ में तो आपको स्कोप नहीं मिलेगा। 1890 में गार्डियन वार्ड्स एक्ट आ गया था, और आज तक आप देख लो, 1890 से लेके आज तक तकरीबन 150 साल गुजर चुके हैं। 150 साल में सिर्फ एक अमेंडमेंट आई है गार्डियन वार्ड्स एक्ट में। और वेर एज पाकिस्तान में दूसरा लॉ आया 1964 में, जो फैमिली कोर्ट्स एक्ट था। फैमिली कोर्ट्स एक्ट वाज द बेटर लॉ, और उसके तहत रेगुलेट होती हैं प्रोसीडिंग्स। और 2002 में उसमें अमेंडमेंट आई जिसके तहत विजिटेशन राइट्स का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। बदकिस्मती देखिए कि 2002 से लेके 2017 तक उस पॉइंट को या उस प्रोविजन ऑफ लॉ को किसी ने चैलेंज ही नहीं किया, किसी ने एजिटेट ही नहीं किया। तो आई वाज द फर्स्ट वन जिसने 2009, 10, 11, 12 में एप्लीकेशन सेक्शन 5 के तहत विजिटेशन राइट्स के हवाले से देनी शुरू की।
और 2017 में आके पहली मेरी रिपोर्टेड जजमेंट आई लाहौर हाई कोर्ट की 2017 CLC 1747, जिसमें स्केजुअल बनाया गया। अगर आप चूंकि लॉयर नहीं हो, आप अपने किसी लॉयर दोस्त से पूछिएगा, PLDs खंगाल लो आप, पूरी PLDs PLJs जितनी भी लॉ जर्नल्स हैं, आपको विजिटेशन स्केड्यूल का कॉन्सेप्ट नहीं मिलता। पहला कॉन्सेप्ट वहां पे डेवलप हुआ कि नहीं जी, विजिटेशन राइट्स मिलने चाहिए, क्योंकि लॉ में विजिटेशन राइट्स डेवलप नहीं है, डिफाइन नहीं है। तो मैंने तो बेसिकली शरा को सामने रखा, कुरान हकीम की एक आयत है, आयत नंबर 233 उसे सामने रखा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को सामने रखा, और उसके मुताबिक जो मुझे जजमेंट्स मिलती चली गई उनके तहत मैंने एस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि जी विजिटेशन राइट्स होने चाहिए। जो बेसिकली आप देखो कि विजिटेशन राइट्स हैं क्या चीज। विजिटेशन राइट्स वो टाइम है जो आपको अपने बच्चे के साथ स्पेंड करने का लीगली मौका मिलता है। एक बच्चा है, उसने स्कूल भी, मतलब फर्ज कर लेते हैं एक बच्चा है 5 या 6 या 7 साल उसकी उम्र है, उसने स्कूल भी जाना है, उसने कारी साहब से पढ़ना भी है, उसने ट्यूशन भी लेनी है, उसने करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व रहना है। तो एक्चुअली पेरेंट के पास टाइम कहाँ पे आता है? एक्चुअल टाइम तो उसके पास, पेरेंट के पास या जुम्मा है या हफ्ता है या इतवार है, इसके अलावा तो लइए टाइम उस बच्चे के पास है ही नहीं। तो अगर एक पेरेंट 7 डेज वो पेरेंट उसकी ख्याल और देख रेख करता है, तो 8वां जो दिन है वो अगर, या 7वां जो दिन है वो अगर नॉन कस्टोडियल पेरेंट के पास टाइम स्पेंड करता है बच्चा, तो ये दोनों में से कौन सा सिस्टम या कौन सा सब्जेक्ट बेहतर है? बच्चे को तो नहीं पता कि मेरे बाप ने कितना खर्चा दे रहा है, बच्चे को ये भी नहीं पता कि मेरे बाप ने कौन सा वकील एंगेज किया हुआ है, बच्चे को ये भी नहीं पता कि मेरे बाप ने कितना सफर करके यहाँ तक कोर्स में। बच्चे को तो ये पता है जी मेरी जब सालगिरह थी तो मेरे पापा साथ नहीं थे। बच्चे को ये पता है कि जी मैं जब अमरूद खाते हुए दरख्त से नीचे गिरा था तो मुझे मामू लेके गए थे हॉस्पिटल, मुझे बाबा नहीं लेके गए। तो बेसिकली बाप और बच्चे का जो रिलेशनशिप है, दैट इज ऑल अबाउट आपकी बॉन्डिंग है, टाइम स्पेंड करने। क्योंकि बाप नुत्फा डाल के बीच में से माइनस हो जाता है। जो अगर बच्चे की आप क्रिएशन देखें, मदर पालती है उसे, अनलेस अनटिल आप उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, अनलेस अनटिल उसके साथ आप बॉन्डिंग डेवलप नहीं करते। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग कि आपकी बॉन्डिंग अपनी औलाद के साथ होना बनिस्बत कोर्स में टाइम स्पेंड करना बेहतर है। फ्रिवलस लिटिगेशन, पहले आप सिविल कोर्ट से केस लड़ेंगे, फिर आप सेशन कोर्ट चले जाएंगे, फिर फर्ज कर लेते हैं सिविल कोर्ट आपके हक में फैसला दे देती है, दूसरी पार्टी सेशन कोर्ट जाके स्टे ले लेगी, वो स्टे 2-2.5 साल चलता रहेगा। उसके बाद आप सेशन कोर्ट आपके खिलाफ फैसला देती है, आप हाई कोर्ट चले जाएंगे, फिर वो 2-3 साल चलेगा। सेशन कोर्ट हाई कोर्ट आपकी फेवर में फैसला देती है, फर्ज करें पार्टी सुप्रीम कोर्ट चली जाती है, कुछ केसेस में जाती हैं। वो जो 10-12 साल की लिटिगेशन है, आप खर्चा भी उठाएंगे, आप वकुला की फीसें भी देंगे, आप इमोशनली डिस्टर्ब भी रहेंगे, आप शादी भी नहीं कर सकेंगे इस उम्मीद पे कि मुझे बच्चा किसी स्टेज पे मिल जाएगा। आपके 12 साल जिंदगी के माइनस हो गए। बच्चा फर्ज करें 14 साल की उम्र में इवेंचुअली आपको मिल जाता है, फर्ज कर लेते हैं, वो बच्चा आपके साथ, यू आर स्ट्रेंजर टू द चाइल्ड। क्या करेंगे आप उस बच्चे को रख के? वो स्वाय आपको जिज करने के, स्वाय आपको जियत देने के कुछ भी नहीं करेगा। और जो तरबियत का फैक्टर है, वो तरबियत मैक्सिमम आप किसी इंसानी बच्चे की कर सकते हैं, वो 7 ईयर्स की एज तक कर सकते हैं। 14 साल के बच्चे की आप तरबियत कर सकते हैं, जो कि ऑल राइट आपसे स्ट्रेंज हो चुके हैं। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कि विजिटेशन राइट्स इज मच बेटर एन ऑप्शन। एक दफा आपकी बॉन्डिंग डेवलप हो जाए, फिर आप जरूर कोशिश करें कस्टडी की। हो सकता है कि किसी स्टेज पे वेलफेयर ऑफ माइनर को कोर्ट सामने रखते हुए बच्चे को इनवाइट करे, और वहां पे बच्चा कहे कि नहीं जी मैंने मामा के पास नहीं बाबा के पास जाना है। देयर आर चांसेस, कुछ केसेस में ऐसी स्टेज आई है जहाँ पे विजिटेशन राइट्स के बाद एक बॉन्डिंग डेवलप हुई है, उसके बाद कस्टडी फाइल की गई है, तो आप कोर्ट्स ने कस्टडी शिफ्ट भी की है। मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि विजिटेशन राइट्स इज मच बेटर। शेयर्ड पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट आप जो है वो बेसिकली विजिटेशन राइट्स ओरिएंटेड ही है। आप एंटिसिपेट ये करते हैं कि यार यहाँ पे सारी जा रही है मेरी, मैं बच्चे से बिल्कुल एलियनेट हो चुका हूँ, बच्चा ब्रेन वॉश भी हो रहा है, बच्चा स्ट्रेन भी हो रहा है, बच्चे तक मुझे कोर्ट एक्सेस भी नहीं दे रही। तो चलो फॉर द टाइमिंग मदर रख ले बच्चा, मुझे एक्सेस दीजिए, ताकि मेरे पास जो वो वैल्यूएबल टाइम है, जो उस बच्चे का बचपना है, 7 ईयर्स की जो एज है, उस तब तक मैं जितना ज्यादा उसके साथ बॉन्ड डेवलप कर लूँ वो बेहतर है। तो उस सूरत में आप शेयर पेरेंटिंग करते हैं, ठीक है जी, एक रीजनेबल खर्चा मुझे लगा दिया जाए, मैं बच्चे का मेंटेनेंस भी पे करता हूँ, मुझे बच्चे की कस्टडी भी मदर को दे देता हूँ, मुझे एक्सेस तो दीजिए। दैट एक्सेस इज द बेसिक फैक्टर एज पर माय अंडरस्टैंडिंग जी। जी अच्छा फाज साहब, ये बात क्या सच है, इसमें कितनी सदाकत है कि अगर बाप सेक्शन 5 ऑफ फैमिली कोर्ट्स एक्ट के तहत विजिटेशन राइट्स की ऑप्शन को चूज करता है जो नॉन कस्टोडियन पेरेंट है, तो क्या जो कोर्ट है वो इस तरीके कार को तरजीह देती है बनिस्बत मुस्तकिल कस्टडी की, जो कस्टडी पिटीशन दायर की जाती है?
तो बिल्कुल ऑब्वियसली देखिए ना, एक कोर्ट के ऊपर, कोर्ट को अगर विजिटेशन राइट्स को डिसाइड करने हैं तो वो 6 से 8 महीने में डिसाइड हो जाएगी। कस्टडी पिटीशन अगर उसने कोर्ट ने डिसाइड करनी है वो 4 से 5 साल में डिसाइड होगी। उसमें जिरा होगी, उसमें एक दूसरे के खिलाफ गंद उछलेगा, उसमें मल्टीपल एप्लीकेशन जाएंगी। आप खुद समझदार हैं कि इसका लाहौर जैसे शहर में, चले हम लाहौर की बात करते हैं, लाहौर जैसे शहर में तकरीबन 38 के करीब फैमिली कोर्ट्स हैं, तकरीबन 5 के करीब गार्डियन कोर्ट्स हैं, एक इवनिंग कोर्ट है। तो ये 43 अदालतें हैं। हर अदालत में जाके देखें 4000 केसेस, 5000 केसेस की पेंडेंसी है। इंसानी उसकी कैपेसिटी से बढ़ के है। 42 कोर्ट्स या 43 कोर्ट्स हों और 4000 की पेंडेंसी हो तो 1,60,000 मुकदमे बनते हैं बॉस। सुबह 8 बजे जज साहब आए, शाम 4 बजे जाए, 3 मिनट का दौरानिया मिलता है टोटल पूरे महीने में। 3 मिनट, आपने 3 मिनट डेली दे सकते हैं आप 1,60,000 केसेस को। आप खुद एवेल्युएट कर लें क्या मुमकिन है, किस किस तरह आप उसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो स्पीडी जस्टिस। देखें जो जस्टिस सिस्टम है या जो जस्टिस के हवाले से आपकी राय है, इंसाफ, हम अक्सर एक बात करते हैं जी इंसाफ नहीं मिलता। इंसाफ कैसे मिलेगा, कैपेसिटी नहीं है, मुमकिन ही नहीं। आप 1,60,000 को तकसीम करें 30 दिन पे या 30 दिनों को मल्टीप्लाई कर लें 24 घंटे से, तो आपको मैक्सिमम 3, 4, 4.5 मिनट में क्या इंसाफ करेगा कोई आपके साथ। कैसे आप इंसाफ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो अगर आप आपकी एक्सपेक्टेशन है, आप जितनी मर्जी एक्सपेक्टेशन बढ़ा लें, जितना मर्जी अपने आप को सोचते हैं कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और हो भी नहीं रहा। तकरीबन 90,000 केसेस तो इनके अलावा सिर्फ लाहौर में जो बैकलॉग है वो है, खत्म ही नहीं हो सकता। तो एक मामला जो है, एक तो आपने हो गया ठीक है, कस्टडी में आप इंटरेस्टेड नहीं है, नॉन कस्टोडियन पेरेंट ने विजिटेशन शेड्यूल ले लिया। तो ये सेक्शन 7 ऑफ गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट के तहत एक गार्डियनशिप भी का भी मामला है, तो फिर उस मामले का क्या बनेगा, क्या वो भी चलेगी साथ? तो देखिए, मैंने मैंने जो बात कर रहा हूँ, मैं बात करता हूँ शेयर्ड पेरेंटिंग की। आप कस्टडी भी शेयर करें थ्रू विजिटेशन राइट्स, आप गार्डियनशिप भी शेयर करें थ्रू ज्वाइंट गार्डियनशिप। आप क्यों गार्डियनशिप की तरफ चलते हैं? आप जनरली कंसिडर ये किया जाता है जी बाप नेचुरल गार्डियन है, उस नेचुरल गार्डियनशिप का मुझे क्या फायदा। मैं अपने बच्चे से स्कूल मिलने जाता हूँ, वो मेरे खिलाफ एफआईआर हो जाती है। मैं अपने बच्चे को हॉस्पिटल नहीं जा सकता, मैं अपने बच्चे के साथ उम्रे भी नहीं जा सकता, तो वो नेचुरल गार्डियनशिप एक होक्स ही है मेरी अंडरस्टैंडिंग में। तो बेहतर ये है कि आप नेचुरल गार्डियनशिप से निकलें बाहर, आप सोल कस्टडी में मत जाएं। बच्चा अगर माँ के पास परवरिश पा रहा है तो यकीनन माँ को कुछ ना कुछ राइट्स हासिल हैं। आप ना दें, लीगली ना दें तो फिजिकली उसके पास वो राइट्स हैं। तो गो फॉर शेयर्ड गार्डियनशिप, गो फॉर जॉइंट गार्डियनशिप। लेट द मदर बी गिवन द रीजनेबल राइट। उसे हक दें कि वो बच्चे की माँ होने की हैसियत से जो उसका हक है उससे मिलना चाहिए। वो भी राइट्स एक्सरसाइज करे, आप भी राइट्स एक्सरसाइज करें। आप एक सम ऑफ मेंटेनेंस पे करके तमाम राइट्स के हकदार तो नहीं बन सकते। आपको ये समझना चाहिए कि अगर बच्चा आप दोनों के मिलन से दुनिया में तशरीफ लाया है तो उस बच्चे को आप दोनों की हकूक हासिल, आप दोनों को उस बच्चे के हवाले से हकूक मिलने चाहिए, वो हकूक हासिल रहने चाहिए। आप 7 और 10 तो पढ़े, आप सेक्शन 15 भी तो पढ़िए। सेक्शन 15 के तहत सेवरल गार्डियंस कोर्ट अपॉइंट कर सकती है। अगर सेवरल गार्डियंस कोर्ट अपॉइंट कर सकती है तो ज्वाइंट गार्डियनशिप का कॉन्सेप्ट अवेलेबल है। करेक्ट। मसला तो ये है कि उसे एजिटेट नहीं किया जाता। 7 और 10 को आप लेके चल रहे हैं, प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल कि कस्टडी एक मदर के पास है, गार्डियनशिप बाप को कोर्ट नहीं दे सकती हो, तो सुबह शाम झगड़ा चलना शुरू हो जाएगा, लिटिगेशन चलनी शुरू हो जाएगी, आपस में एक फर्दर रिजेंटमेंट पैदा हो जाएगी, क्यों चूंगा मुरब्बा बन जाएगा। तो बेसिकली कोर्ट्स के सामने जो मकसद है वो तो उस बच्चे की वेलफेयर को इंश्योर करना है ना। लेकिन आप हम अपने मुआशरे को सामने रखिए कि आपका वो मुआशरा है जहाँ पे अगर कोई एफआईआर हो जाए तो एफआईआर में जली नाम दे देते हैं, सिर्फ दुश्मनी बराबर करने के लिए पूरे पूरे गांव के नाम दे देते हैं। तो इस मुआशरे में हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि दोनों पेरेंट्स सेनली चलेंगे, दोनों पेरेंट्स अपने अपने हकूक और अपने फ़राइज़ को सामने रख के बराबरी की बुनियाद पे चलेंगे। और दूसरी बात ये कि मैं शेयर्ड पेरेंटिंग ऑपोजिट स्पाउस से नहीं एक्सपेक्ट कर रहा। मैं शेयर्ड पेरेंटिंग की बात ये नहीं कर रहा कि जी आपकी स्पाउस आपके साथ एग्री करेंगी। यू हैव टू डू शेयर्ड पेरेंटिंग थ्रू द कोर्ट। आपने कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ द माइनर। जब लिटिगेशन शुरू होती है तो इट्स द कोर्ट। आपने कोर्ट्स के साथ बात करनी है कि जी ये मैं छोड़ता हूँ, ये मुझे आप दे दिया जाए। मैं कस्टडी अगर सरेंडर करता हूँ तो मुझे विजिटेशन राइट्स दें, और विजिटेशन राइट्स मुझे घर की मुलाकात के दें, और इसमें ओवरनाइट स्टेज दें, सो दैट आई शुड बी कंपनसेटेड फॉर सरेंडरिंग माई राइट ऑफ परमानेंट कस्टडी। वो आपने थोड़ी सी फिलोसफी को समझने की कोशिश करनी है कि आपने कोर्ट के साथ बार्गेन करनी है, बेसिकली नॉट फ्रॉम योर ऑपोजिट साइड। जी।
देखें, सेक्शन 25 और गार्डियन एंड वार्ड एक्ट का जब फैसला आता है, उस दरख्वास्त का जो कस्टडी पिटिशन होती है, तो उसमें भी स्केजुअल ही मिलता है, कस्टडी नहीं मिलती नॉर्मली जो चलता है। और अगर मैं टेक्निकली बुनियाद पर आपसे पूछूं कि हम टेक्निकली अगर कंपेयर करते हैं सेक्शन 25 ऑफ गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट और दूसरी जानिब सेक्शन 5 ऑफ फैमिली कोर्ट्स एक्ट, तो ये फैमिली कोर्ट्स एक्ट का सेक्शन 5 के तहत जो दी जाने वाली दरख्वास्त है विजिटेशन राइट्स की, तो इसमें क्या रिलीफ जो है मुलाकात का वो सेक्शन 25 की निस्बत ज्यादा है? सर सेक्शन 25 आप पढ़िए तो सही, सेक्शन 25 है क्या? व्हाट इज सेक्शन 25? क्या कहता है सेक्शन 25? सेक्शन 25 ये कहता है कि अगर एक गार्डियन की निगरानी से बच्चा रिमूव कर दिया जाए तो उस गार्डियन को हक हासिल है कि वो कोर्ट में केस फाइल करे और कोर्ट उस गार्डियन को रिस्टोर करके देगी, सब्जेक्ट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर ऑफ माइनर। तो सेक्शन 25 इंश्योर बेसिकली वेलफेयर ऑफ माइनर कर रहा है। तो उसने वेलफेयर ऑफ माइनर को सिर्फ उस सूरत में देखना है जब बच्चा एक लॉफुल गार्डियन की कस्टडी से रिमूव कर दिया जाए। भाई आप दोनों की स्पाउसेस की लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, नाराजगी हो गई, बीवी को आपने बचा दिया, या जो जनरल प्रैक्टिस है 3 कपड़ों में मार पीट के निकाल दिया बच्चे समेत। आमतौर पर ये एक हम रिटोरिक पढ़ते हैं जी लिटिगेशन में कि 3 कपड़ों में रात के 3 बजे मार पीट के बच्चों समेत निकाल दिया। तो बच्चा तो लॉफुल गार्डियन के पास है, मदर इज अ लॉफुल गार्डियन। आप बच्चे की वेलफेयर, मदर अगर बच्चा 5 साल से कम है तो लामुहला बच्चे की वेलफेयर पे तो कोई असर नहीं पड़ा। आप सारी की सारी लिटिगेशन उठा के देख लें, कहाँ पे आप बच्चे की वेलफेयर की बात करते हैं? आप जितनी लिटिगेशन है, आप फॉरवर्ड पॉलिसी करेक्टर एसोसिएशन कर रहे होते हैं। किसी ने मोबाइल पे चैट कर ली तो वो बद किरदार हो गई, किसी ने व्हाट्सएप पे फेसबुक पे चैट कर ली, आपने उसे बद किरदार डिक्लेयर कर दिया। और इन भाई आप समझने की कोशिश करें, बीवी को तो बद किरदार डिक्लेयर कर सकते हैं, अब बच्चे की माँ को कैसे बद किरदार डिक्लेयर करेंगे? और ये चीज हमारी लोगों को समझ में नहीं आती। हमारे यहाँ असल में मसला ये है कि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं जिनकी बुनियाद पे आप लेके चलते हैं। कुछ वकला भी ऐसे हैं कि वो आपको गाइड नहीं करते, कुछ आपका अपना अना इतनी ईगो हाइटेंड होती है कि आप अपने आप को जस्टिफाई कर रहे होते हैं, चाहे यार उसने ये कर दिया तो मैं यूं करूंगा, मैंने से स्क्वीज कर रहे हैं। वो स्क्वीज आप नहीं कर पाते। अगर आप प्रैक्टिकली होके देखो तो एक्चुअली आप खुद स्क्वीज हो रहे होते हैं। मसलन आप देखते हैं कि लिटिगेशन शुरू होती है, बाप खर्चा कोर्ट प्रेमिसेस में जमा कराएगा, कोर्ट में जमा कराएगा, और माँ उसकी ये एक्सपेक्टेशन है जी माँ आएगी, रगड़ा खाएगी, खर्चा निकलवाएगी। वो भाई माँ तो वहां से फोन करती है मुंशी को, भाई खर्चा निकलवा लेना, 500 तुम रख लेना, बाकी मुझे दे देना। दिस इज द प्रैक्टिस। रगड़ा कौन खा रहा है? वो बाप खा रहा है जो ऑल द वे लॉन्ग अपने दफ्तर से या जो भी काम कर रहा है उससे छोड़ के आगे पैसे जमा करवा रहा है, वो तो मुंशी को नहीं दे सकता। तो ये इस तरह की मिसकंसेप्शन है। कोर्ट ने वेलफेयर ऑफ माइनर इंश्योर करनी है। कोर्ट बैठा हुआ है एक अक्लमंद पेरेंट के तौर पर, लोकल पेरेंट सब कहते हैं, वाइस पेरेंट के तौर पे, बच्चे का गार्डियन बन के बच्चे के हकूक का प्रोटेक्टोरेट के तौर पे। तो आप समझने वाली बात यह है कि आप उस बच्चे को आपने प्रोटेक्ट करना है। आपने बाप को भी वैल्यूएट करते रहना है जी, बाप कहाँ से ज्यादती कर रहा है, उसने माँ को भी करना है। मसला ये है कि कानून बना है माँ की सपोर्ट के लिए, वीकर जेंडर की प्रोटेक्शन के लिए। वीकर जेंडर इज माइनर एंड लेडी। इस वजह से कोर्ट एक्स्ट्रा कॉन्शियस है, आपका जुडिशियल सिस्टम में जज साहब बहुत एक्स्ट्रा कॉन्शियस है। माँ बच्चा नहीं ला रही, कोई बात नहीं यार, माँ है, पाँव के नीचे जन्नत है, कोई बात नहीं, अगले महीने आ जाएगा। दिस इज अ प्रैक्टिस। बाप अच्छा खर्चा नहीं दे, तू खर्चा देगा या मैं तुम जेल पे जा। आप सुनते हैं ऐसे रिमार्क्स। वो जी इसी बिल्कुल। वजह से है कि लॉ बेसिकली बना हुआ है प्रोटेक्शन ऑफ मदर। लॉ या लॉ मेकर ने ये कॉन्सेप्ट कर दिया जी ये औरत जो है ये मजलूम है। आप देखेंगे कि अगर बीवी तलाक ले, बंदा तलाक दे तो गुनहगार है। बीवी अगर खुदा दे तो भी बंदे के ऊपर लाइबिलिटी फिक्स कर देते हैं, भाई क्यों ली तेरी बीवी ने खुदा, मेरे कहने से थोड़ी लिया, एक तरफा जाग। बट कोर्ट्स डू नॉट कंसिडर इट एज ए सिन। हम्म। खुदा को कंसिडर नहीं किया जाता कि ये गलत है। खुदा को उसका राइट है, नहीं रहना चाहती, चलो ठीक है यार नहीं रह रही, उसने कह दिया मुझे नफरत हो गई है मैं जा रही हूँ, चिल कर रही है, तो आप उस पर लाइबिलिटी फिक्स नहीं कर सकते। इस सारी सिचुएशन में जो मुझे समझ में आई बात वो ये है कि यार जहाँ सारी जा रही है भाई, कमर भाई सारी जा रही है मेरी, वहां मैं आधी छोड़ दूँ। वो आधी छोड़ना विजिटेशन राइट्स कंसिडर कर लें, जो सारी है वो बेसिकली कस्टडी कंसिडर कर लें। कस्टडी के फैसले डिटरमिन आम तौर पे मदर की फेवर में होते हैं, फादर की फेवर में नहीं होते। और ये हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये पूरी दुनिया में यही कॉन्सेप्ट है। आप इंग्लैंड उठा के देख लें, वहां पे भी बाप को सिर्फ विजिटेशन राइट्स दिए जाते हैं। उसे शेयर्ड पेरेंटिंग का नाम आप कह लें कि अच्छे तरीके से
आप उसे अपने आप को कंसोल करने के लिए, या एक वो कॉन्सेप्ट कह सकते हैं जिसमें कुछ थोड़े बहुत राइट्स हैं, कुछ थोड़े बहुत हकूक हैं और थोड़ी बहुत जिम्मेदारी है। मसलन अगर आप कस्टडी कंटेस्ट करते हैं तो आप साइमल्टेनियसली मेंटेनेंस केस भी फेस करते हैं, आप साइमल्टेनियसली रिकवरी ऑफ डावरी आर्टिकल्स का केस भी फेस कर रहे होते हैं। अगर आप कस्टडी को बड़ा जेलसली कंटेस्ट कर रहे हैं, फिर आप मेंटेनेंस के केस को भी जेलसली कंटेस्ट कर रहे हैं। मैंने जब शुरू में देखा था उसमें यह था कि कस्टडी के केस में आप कहते हैं जी बाप बड़ा साहिब सरवत है, बड़ा अच्छा कमा रहा है, बड़ा ये है, बड़ा वो है। जैसे ही मेंटेनेंस का केस आता है, वही बाप जो साहिब सरवत होता है एकदम गरीब हो जाता है, जो प्लीडिंग्स में नजर आता है। कोर्ट्स जब फैसला देने लगती हैं तब वो इन चीजों को देखती हैं। जब वो इन चीजों को देखती हैं तो वो इन चीजों को हाईलाइट करती हैं कि जी ये बाप सिर्फ बच्चे की मेंटेनेंस बचाने की खातिर झूठ बोल रहा है, वहां पे ये अमीर आदमी था, यहाँ पे गरीब हो गया। इसका मतलब ये, वहां उसके ऊपर वो इन्फ्रेंस ये ड्रॉ करती हैं कि इसका मतलब ये है कि बाप बच्चे की हकीकी वेलफेयर इंश्योर नहीं करना चाहता, बाप खर्चा नहीं देना चाहता, इसलिए बच्चे की कस्टडी बाप को नहीं दी जानी चाहिए। लार्ज मेजोरिटी ऑफ केसेस प्रैक्टिस हमारे यहाँ ये कुछ इस तरह की है। तो इस सूरत हाल में आपके पास जब लॉ भी आपके खिलाफ है, जब जजेस भी आपके खिलाफ है, जब माइंडसेट भी आपके खिलाफ है, तो आपके पास क्या बेहतर ऑप्शन है? मेरी अकल में तो यही बेहतर ऑप्शन है कि ठीक है यार, आप कस्टडी आप रख लें, जो ताजमहल आपने खरीदना है, कस्टडी लेके आप कर लें, मुझे एक्सेस दें मेरे बच्चे तक, ताकि सो दैट आई शुड हैव टाइम टू स्पेंड विद हिम। वो मेरे घर आए, उसे पता हो कि उसके दादा दादी कौन है, चाचा चाची कौन है, उसके फर्स्ट कजन्स कौन है, उसको पता हो कि जी उसके बाप के, और अगर वो औलाद है तो वो बच्चे उसके भाई हैं, वो बहनें हैं। तो ये सब तब मुमकिन हो सकता है जब आप कुछ छोड़ेंगे और कुछ लेंगे, आप बार्गेन करेंगे। ठीक है जी, मैं कस्टडी छोड़ता हूँ, मुझे शेयर्ड पेरेंटिंग की बेसिस पे इक्वली बैलेंस विजिटेशन राइट्स दे दें। वो इक्वली बैलेंस विजिटेशन राइट्स लें तो सही, 5 6 7 साल करें तो सही। देखें, जिंदगी ने मूव फॉरवर्ड करना होता है, आपके स्पाउस ने भी शादी करनी है, आपने भी शादी करनी है, जिंदगी में हालात चेंज होते रहते हैं। आज से 5 साल के बाद आपके हालात वो नहीं होंगे जो इसका ताज हैं। तो बेहतर यह है कि आप एंटिसिपेट करें अगले जमाने को, और उसको उसके मुताबिक अपना मोडस डेवलप करें और अपने बच्चे के साथ अपनी बॉन्डिंग डेवलप करें। मुझे जिस चीज ने सबसे ज्यादा फोकस किया था कि यार मैंने इस लिटिगेशन में आने और इस चीज को चैलेंज करने की जो कोर्ट विजिटेशन, तो वो दैट वाज बेसिकली, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा जो अपने बाप को गालियां देते थे। उस जमाने में 2009-10 की बात कर रहा हूँ, 12 13 14 साल की लड़कियां लिटरली नंगी गालियां अपने बाप को दी। उन्हें पढ़ा के लाया जाता था कि तुमने इससे गालियां देनी, और वो खाते थे गालियां, खर्चा भी दे रहे हैं, रगड़ा भी खा रहे हैं, जलील भी हो रहे हैं, शादियां भी नहीं कर रहे हो, गालियां भी खा रहे हैं। तो इवेंचुअली मेरा मकसद ये था कि यार मैंने बच्चों को कोर्ट से निकालना है। जब कोर्ट से निकलेंगे बच्चे, तो वो टाइम स्पेंड करेंगे, वो इवेल्युएट कर सकेंगे बाप को या माँ को, जो भी नॉन कस्टोडियल पेरेंट है, कि यार इसका कितना कंट्रीब्यूशन है हमारी मौजूदा हालात में, इसने कितनी अपनी हिस्सा डाला है। और फिर देखें, बच्चा आपके कहने से नहीं सीखेगा, बच्चा आपको इवेल्युएट करता है, बेसिकली अपने पेरेंट को देखता है कि जी मेरे वालिद साहब या वालदा साहब जो भी हैं, इनका एक्चुअल रोल क्या है। तो वो उस चीज को तब आप कर सकेंगे काउंटर, जब आप उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, और टाइम आप तब स्पेंड कर सकेंगे जब आप कस्टडी की जान छोड़ेंगे और विजिटेशन पे इक्तफा करेंगे, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, एक तरफ जो है वो सेक्शन 25 ऑफ गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट के तहत दी जाने वाली कस्टडी पिटीशन है, और एक तरफ जो है वो सेक्शन 5 ऑफ फैमिली कोर्ट्स एक्ट के तहत विजिटेशन राइट का स्केड्यूल की दरख्वास्त है। तो दोनों दरख्वास्तों की जो कार्रवाई अदालत में होती है, क्या उसके तरीक़ेकार में भी कोई फ़र्क है, या दोनों जो दरख्वास्तें हैं वो एक ही जज को दी जाती हैं, गार्डियन जज को दी जाती हैं, या ये सेक्शन 5 वाली फैमिली कोर्ट जज को दी जाए? फैमिली कोर्ट्स एक्ट जो है बेसिकली ये रेगुलेट करता है तमाम प्रोसीडिंग्स को। गार्डियन और फैमिली कोर्ट्स जजेस आर सेम। बेसिकली फैमिली कोर्ट एक्ट से जुरिस्डिक्शन मिलती है गार्डियन जज को भी और फैमिली जज को भी। ये नोमेनक्लेचर हमने चेंज किया हुआ है फॉर सर्टेन रीजन, आप एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन कह सकते हैं। तो बेसिकली एप्लीकेशन तो अपने ये आपका वहाँ पे जिस मसलन लाहौर में आप हैं तो गार्डियन जज को भी दे सकते हैं, फैमिली जज को भी दे सकते हैं। अगर किसी और शहर में है, वहाँ पे है ही जज ही एक है, तो अब उससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यकीनन सेक्शन 25 के तहत जो है वो पूरी पटिशन है, पूरा एक सिस्टम है, उससे आपने लेके चलना है। उसमें आपने सबसे पहले आप पटिशन फाइल करेंगे, फिर जवाब आएगा, फिर उसके बाद आप उसमें तनकीहात फ्रेम करेंगे, उसके बाद फिर आप उसमें जिरा करेंगे, एग्जामिनेशन चीफ होगा, जिरा होगी, पूरा एक केस चलेगा, दूसरी पार्टी पे जिरा होगी, उसके बाद फिर फाइनल आर्गूमेंट्स होंगे, और उसके बाद जाके डिसीजन होगा कस्टडी केस में। वेयर जो विजिटेशन राइट्स की जो सेक्शन 5 की एप्लीकेशन है, ये स्मॉलर
और समरी इन नेचर है। इसमें ना जेरा होगी, ना इसमें तनकी हाथ फ्रेम होंगे। इसमें तो सिंपल डिसाइड किया जाएगा जी बच्चे की इतनी एज है, इतना इसका रिक्वायरमेंट है नॉन कस्टोडियल पेरेंट के साथ इंटरेक्शन की, जो कि आम हालात में होनी चाहिए, जो कि उसकी एज रिलेटेड जो एक्सेस है वो होनी चाहिए। इसमें जिरा वगैरह या शातें वगैरह नहीं होती। तो इसका मतलब है कि ये कंपैरेटिवली सेक्शन 25 की जो प्रोसीडिंग है उससे हल्की भी है और इजियर भी है। तो सेक्शन 25 की जब कस्टडी पिटिशन करते हैं तो उसमें एक आर्जी मुलाकात मिलती है तावक्त फैसला, तो क्या ऐसी ऑप्शन इधर भी है? नहीं सर, इसमें ये एक ही है ना जी, आप जब मांगी मुलाकात रहे हैं तो आर्जी मुलाकात क्या करेंगे इसमें लेके। हम्म। और आर्जी मुलाकात उसमें कहीं भी नहीं मिलती। वो सेक्शन 12 की एप्लीकेशन डिसमिस होती है तो आपको आर्जी मुलाकात दी जाती है। एग्जैक्टली। सेक्शन 12 डील करते हैं इंटरम कस्टडी को, सेक्शन 25 डील करे परमानेंट कस्टडी को। यानी अब वो आप कह सकते हैं कि ओल्ड एज में ये कॉन्सेप्ट था कि जी जब तक फैसला नहीं हो रहा परमानेंट कस्टडी का, आर्जी कस्टडी मुझे, आरजी कस्टडी मुझे दे दें। सेक्शन 12 इससे डील करता है। कोर्ट जब डिसमिस कर दी आरजी कस्टडी को कि नहीं जी आरजी कस्टडी भी नहीं, परमानेंट कस्टडी का जब फैसला होगा तब देखेंगे, आप उस आरजी तौर पे कोर्ट प्रेमिसेस में मुलाकात कर लें। ठीक है, ये 2 घंटे के लिए अदालत में बच्चा वहां लेकर आएगी, आप उस बच्चे से 2 घंटे के लिए कोर्ट प्रेमिसेस में मुलाकात कर लें। 2002 में कॉन्सेप्ट आया विजिटेशन राइट्स का कि नहीं जी आरजी कस्टडी भी निकालें, परमानेंट कस्टडी भी निकालें, विजिटेशन राइट्स दें और रीजनेबल विजिटेशन राइट्स दें। 2018 एससीएमआर 1991 में पहली दफा कॉन्सेप्ट आया कि इक्वली बैलेंस विजिटेशन राइट्स मिलने चाहिए। फिर 2021 वाईएलआर 1915 में गौहर कोर्ट ने रावलपिंडी बेंच ने मेरी जजमेंट के ऊपर डिटरमिन किया कि नहीं, ये इनएलियनेबल राइट है, बाप से इंटरेक्शन होना चाहिए। बेसिकली दो पैरेलल कॉन्सेप्ट्स आप कह सकते हो। एक तो कॉन्सेप्ट है जो बेस कर रहा है कि जी कस्टडी मेरे पास होनी चाहिए, मैं ज्यादा बेहतर पेरेंट हूँ, माँ से ले लें या बाप जो भी है नॉन कस्टडी पेरेंट। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि जी मैं कस्टडी को टच नहीं करता, जिसके पास कस्टडी है रखे वो मुझे मेरे बच्चे तक एक्सेस दें। बेसिकली वो ये चीज है। अच्छा, इसमें ऐसा है कि अगर एक शख्स ने एक कस्टडी पिटिशन किया सेक्शन 25 ऑफ गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट के तहत, और उसका माइंड चेंज हो गया कि मुझे शेयर्ड पेरेंटिंग की तरफ जाना चाहिए और विजिटेशन राइट्स डिमांड करने चाहिए बनस्बत इस लंबी चौड़ी लिटिगेशन में पढ़ने के, तो वो क्या उसके दौरान कुछ कर सकता है? उसका क्या तरीक़ेकार होगा? कर सकता है, कोर्ट से बात कर सकता है, कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता है जी मैं कस्टडी सरेंडर करता हूँ मदर की फेवर में, मुझे एक्सेस दे दे मेरे बच्चे तक और एक रीजनेबल खर्चा लगा दे। मैं खर्चा भी देने के लिए तैयार हूँ, मुझे मैं चीट डिच भी नहीं कर रहा। और जब आप कस्टडी सरेंडर करते हैं तो कोर्ट्स की हमदर्दियां भी आपके साथ होती हैं, वो आपका खर्चा भी रीजनेबल ही लगाती है, फिर एक्सेसिव खर्चे वाली तरफ नहीं जाती बात आमतौर पर। अगर किसी शख्स की कस्टडी पिटीशन उसने किया और उसकी कार्रवाई के दौरान ही वो अदम पैरवी की वजह से वो खारिज हो गई, तो अब वो उसका माइंड चेंज हो गया है कि अब वो दोबारा जो है वो शेयर्ड पेरेंटिंग की तरफ जाएगा, तो क्या अब वो सेक्शन 5 ऑफ फैमिली कोर्ट्स एक्ट के तहत नए सिरे से दरख्वास्त दे सकता है सिर्फ विजिटेशन राइट्स के लिए? बिल्कुल दे सकते हैं सर। कि आप एक चीज समझिए कि जो आपका कस्टडी या विजिटेशन या गार्डियनशिप के मामलात हैं, ये कंटिन्यूइंग राइट है, ये स्टेगनेंट नहीं है। ये वाहिद सब्जेक्ट है जिसके ऊपर जो प्रिंसिपल्स ऑफ रेस्ट जुडिकाट हैं वो एप्लीकेबल नहीं होते कि एक दफा एक फैसला हो गया तो वो ताउम्र फैसला चलेगा, ऐसा नहीं होता। ये रिपीटेड फ्रेश एप्लीकेशन ऑन फ्रेश ग्राउंड देके आप किसी भी वक्त ज्वाइन कर सकते हैं और किसी भी वक्त अपना राइट क्लेम कर सकते हैं। वो आपके ऊपर बात नहीं है कि एक दफा फैसला आ गया तो फिर दोबारा आप उसे टच नहीं कर सकते। वो सिविल मामलात में होते हैं। सिविल मामलात और फैमिली जुरिस्डिक्शन जो है बिल्कुल डिफरेंट है दोनों एक दूसरे से। अच्छा, हम आते हैं विजिटेशन राइट्स की तरफ। अगर एक शख्स ने कस्टडी सरेंडर कर दी है, तो क्या वो अपने इस कस्टडी सरेंडर करने को कस्टोडियन पेरेंट के साथ किसी भी शर्त के साथ मशरूत कर सकता है? मिसाल के तौर पर कि एक बाप अपनी कस्टडी को सरेंडर कर रहा है माँ के हक में, तो वो ये शर्त रख दे कि जी जब तक माँ दूसरी शादी नहीं करेगी, या जो है इससे पेशगी जो है वो श्योरिटी बॉन्ड लिया जाए। ये दो चीज़ें बड़ी अहम है इस हवाले से, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा होता है, मैं खुद करता रहा हूँ। आप कनेक्ट कर दें, कंडीशनल कर दें कि मदर मेरी मुलाकात रेगुलरली कराएगी, डिच नहीं करेगी, श्योरिटी बॉन्ड लें, बच्चा रिमूव नहीं किया जाएगा जुरिस्डिक्शन से, और अगर बच्चा रिमूव किया जाएगा तो विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट किया जाएगा। और माँ अगर दूसरी शादी करती है तो बच्चा मुझे हैंड ओवर करेगी। तो ये आप कंडीशंस बिल्कुल सेट कर सकते हैं, ये आप लेजिटिमेट है।
फवाद साहब, ये भी बहुत दफ़ा होता है कि जब हम जज साहिबान के पास जो है विजिटेशन राइट्स के हवाले से कुछ जजमेंट्स रखते हैं कि जनाब ये देखें बच्चे को विजिटेशन राइट्स मिले हैं और वो बाप के साथ एवरी वीक टाइम स्पेंड कर रहा है, तो एक जुमला जो है वो अक्सर सुनने को मिलता है कि जी इसे छोड़ें, ये तो जो है कस्टोडियन पेरेंट की रजामंदी से मिले हैं। तो क्या ये सच है कि कस्टोडियन पेरेंट की रजामंदी से मिलते हैं? ना ना सर, देखिए रजामंदी किसी भी जगह रिक्वायरमेंट नहीं है। किसी भी जगह उन्होंने जज साहब को कहें जी ये जजमेंट आपके सामने है, इसमें दिखा दें कहाँ पे रजामंदी का जिक्र है। आई एम एन इक्वल पेरेंट, आई एम नॉट अ लेसर पेरेंट। मैं बाप होने से अगर मैंने अपनी बीवी को डिवोर्स कर दिया या मेरी बीवी ने मुझसे खुला ले लिया तो मैं अपने बच्चे का कम तर पेरेंट नहीं हूँ, मैं इक्वल पेरेंट हूँ। आज भी उसी तरह मैंने डिवोर्स अपनी बीवी को किया है, मेरी बीवी ने खुला मुझसे ली है। मेरे बच्चे का कोई इसके साथ कंसर्न नहीं है। आप मुझे दिखा दें कि इसमें विद कंसेंट अगर मिले हैं तो ऑर्डर शीट के अंदर मेंशन होगा। आप एक सिर्फ एक जजमेंट है जो कंसेंट के साथ है, दैट इज 2018 SCMR 1991। वो कॉम्प्रोमाइज बेस्ड जजमेंट है। बाकी तमाम जजमेंट जितनी हैं सारी मेरिट्स में हैं। आप 2017 CLC 1747 उठा लें, लाहौर की जजमेंट है, पहली जजमेंट थी मेरी जिसमें विजिटेशन स्केड्यूल आया, उसमें होल्ड किया गया। इससे पहले 1747 से पहले कॉन्सेप्ट ये था कि जी पाकिस्तान में जो विजिटेशन राइट्स हैं ये इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर, और इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर जो है वो अपीलेबल ऑर्डर नहीं है। तो वो पहला जजमेंट है जिसमें कहा कि उसमें होल्ड हुआ कि नहीं ये अपीलेबल ऑर्डर है, जिसके खिलाफ अपील फाइल हो सकती है, कंसेंट आप चैलेंज कर सकते हैं। इसके बाद 2018 MLD 1592 लाहौर है, वो भी मेरी जजमेंट है, उसमें भी किसी जगह कंसेंट का जिक्र नहीं है, एज ए मैटर ऑफ राइट एक्सेस दी गई। आप मसला सिर्फ ये कि आप सिंपल ये कहेंगे कि फलाने केस में राइट मिले तो बच्चे को राइट मिले, ऐसे नहीं होता। आपको बेसिकली क्रक्स पकड़ना होता है कि उसके अंदर असूल कानून क्या वजह किया गया। ऑब्वियसली जो विजिटेशन राइट्स मिलने किसी न किसी बच्चे को ही मिलेंगे, लेकिन आपने उसमें असूल कानून पकड़ के अपने केस के साथ कनेक्ट करना होता है कि जनाब देखिए मेरे हालात में मेरे साथ जो बच्चे के साथ बॉन्डिंग है, जस्ट फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट में बात कर रहा हूँ कुछ सजेशन के लिए, जैसे 2018 MLD 1592 लाहौर में ये असूल कानून वजह किया गया कि जी 6 साल के बच्चे को ओवरनाइट स्टे मिलना चाहिए। अब आपका बच्चा 5 साल का या आपका बच्चा 8 साल का है, तो आपने ये स्टैब्लिश करने के देखिए जनाब इस जजमेंट में ये असूल कानून वजह हो गया। मेरा बच्चा 8 साल का है, उस केस में 6 साल का था बच्चा, उसमें घर की मुलाकात और ओवरनाइट स्टे दिया गया। मेरा बच्चा 8 साल का, मुझे अपने कोर्ट प्रेमिसेस में रखा हुआ है, इस चीज को चेंज किया जाए और मुझे भी इस असूल कानून के तहत ये रिलीफ दिया जाए। अगर कोर्ट कहती नहीं जी ये कॉन्सेप्ट, उन्हें कहिए जी फिर आप इसके खिलाफ आर्गूमेंट लाएं कि मुझे क्यों 8 साल का बच्चे को घर में क्यों मुलाकात नहीं मिलनी चाहिए, या 8 साल के बच्चे को घर में क्यों ओवरनाइट स्टे नहीं मिलना चाहिए। कंसेंट वंसेंट वाली बात अगर कोई जज करे, उन्हें कहिए जी मुझे दिखा दें, आप अपने ऑर्डर में मेंशन करें कि ये फलानी जजमेंट जो है ये चूंकि कंसेंट बेस हुई है इसलिए एप्लीकेबल नहीं है। आई विल चैलेंज इट एंड आई विल चैलेंज इट टू दी हाई कोर्ट। में हाई कोर्ट लेके जाऊंगा इस जजमेंट को कि जनाब आप कह रहे हैं कि कंसेंट के ऊपर आपने जजमेंट दी है, जबकि हाई कोर्ट कह रहा है कि मैंने एज ए मैटर ऑफ लॉ जजमेंट दिया। जब आप केस रिपोर्टेड होता है, देखिए बहुत सारे केसेस होते हैं जो अनरिपोर्टेड होते हैं, वो पर इंक्यूरियम होते हैं, वो पार्टीज के दरमियान केसेस होते हैं, उनका मेरी आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे केसेस होते हैं जो रिपोर्ट हो जाते हैं, जो रिपोर्ट होते हैं तो वो बेसिकली एक पर्सन टू पर्सन नहीं रिपोर्ट हो रहे होते हैं, उसमें लॉ पॉइंट डिटरमिन करती है कोर्ट, सुपीरियर कोर्ट की ये लॉ पॉइंट अगर इन हालात में जो आप दूसरी किसी पार्टी के हालात उससे मैच करें तो उसे वो रिलीफ दिया जा सकता है जो इस रिपोर्टेड जजमेंट में दिया गया है। तो वो इसमें अनफॉर्चुनेटली एक प्रैक्टिस है, और ये प्रैक्टिस ज्यादातर वहां पे होती है जहाँ पे नॉन कस्टोडियल पेरेंट खुद पेश हो रहा हो बगैर यानी बजाय लॉयर के। मैं तो अक्सर ये बात करता हूँ कि इसमें लॉयर की इस लिटिगेशन में जरूरत नहीं है। ये कत्ल की लिटिगेशन नहीं है, इसमें बाप से ज्यादा बढ़ के कोई वकील हो नहीं सकता अपने बच्चे का। अगर आप देखें शरीयत की बात कर रहे हैं तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो आई थिंक हदीस में जिक्र भी आता है कि अगर बाप फौत हो जाए तो बच्चे को उसके लिए दुआए मगफरत करनी चाहिए, या बच्चा फौत हो जाए तो बाप को उसके लिए दुआए मगफरत, क्योंकि ये वो प्योरिटी ऑफ फीलिंग है जो शायद दूसरी दुनिया में किसी और की नहीं हो सकती। आप मदर के साथ बेशक अल्लाह ने कदमों तले जन्नत रखी है, लेकिन बहरहाल मदर का स्टेटस चेंज हो जाता है आफ्टर सेकंड मैरिज, उनकी स्टेटस लाइफ में चेंज हो जाता है, बाप का नहीं होता। आपका जो बहन भाई आपकी मदर से हैं वो स्टिल बहन भाई कहलाते हैं। जो आपके पेरेंट आपके फादर की तरफ से बहन भाई अगर सेकंड मैरिज होती है तो वो आपके हाफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कहलाते हैं। मतलब ही नहीं बहरहाल कहलाते, स्टिल भी नहीं कहलाते, ये कहलाते हैं जी आधे बहन भाई हैं। तो वो ये चीजें हमें समझने की जरूरत है और इस पे एजुकेट करने की जरूरत है। मसला ये कि जज साहब ने अगर ये कुछ जज साहब मेरे सामने इस तरह की बात, पता नहीं क्यों मेरे सामने इस तरह की बात की नहीं। अगर करें तो मैं फिर उन्हें जवाब भी इस तरह का दूं, उन्हें बताऊं कि ऐसा कुछ नहीं है, किसी जगह माँ की कंसेंट की जरूरत नहीं है। मेरे को भीख थोड़ी मांगने आया है, बाप भीख मांगने आया है।
विजिटेशन राइट्स लेने आए, कोर्ट एक तरफ कह रही कि जी विजिटेशन राइट्स बच्चे का हक है, तो बच्चे का ये हक आप छीन सिर्फ इस वजह से जी माँ, और जो मेरी अगर तलाक हुई भी है या खुला ली हुई है तो मुझे वो माँ देगी हक, मुझे कभी कंसेंट देगी कि हाँ भाई तुम अपने बच्चे के साथ फ्रीली मिलो। बेसिकली तो सारी लिटिगेशन की जो वो है क्रक्स है वो ये है कि जो बच्चे को शक्ल ही ना देखने दो, बाप को उसकी शक्ल ना देखने दो, ताकि बच्चे के दिल में इतनी नफरत भर दी जाए, एक स्टेज है कि वो बच्चा खड़ा होकर बाप के साथ बदतमीजी करे तो फिर दिल में ठंड पड़े। बेसिक तो कॉन्सेप्ट इसका ये है। कोर्ट विजिटेशन में से क्या निकालते हैं आप, किस तरह की विजिटेशन में से कैसे उसकी वेलफेयर कौन सी इंश्योर होती है, मुझे तो नहीं आज तक समझ आ सकी। कोर्ट विजिटेशन 2 घंटे की या 4 घंटे की या 6 घंटे की एंड सुपरविजन ऑफ द पैलेस आप इंश्योर कर रहे हैं विजिटेशन, कोई विजिटेशन वेलफेयर वाली कोई बात नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव आप कह सकते हैं कि कोर्ट के पास स्टाफ नहीं है, कोर्ट के पास बैलेफ नहीं है, कोर्ट समझती है कि जी इस चक्कर में ना पड़ा जाए या बच्चा बाप लेके भाग जाएगा। ये तो अब आप बात कर रहे हैं कि जी कंसेंट वाली, बहुत पहले की बात है तो खत्म हो गया कॉन्सेप्ट, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहले ये होता था कि बच्चे बाप बच्चा लेके भाग जाता था, और एक जिले से बच्चा लेके भाग गया, अगले 5 साल तक कोई कोर्ट जरूरत ही नहीं करती थी कि कस्टडी विजिटेशन राइट्स में बच्चे को घर भेजे। तो ये भी एक केस टू केस वेरी कर रहा है ना, मेरे खिलाफ कोई एलिगेशन हो, मेरे खिलाफ कोई एविडेंस हो कि मैंने कोई अब्यूज किया, फिर तो बात समझ में आती है। जब मेरे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, कोई अब्यूज नहीं है, तो मुझे कैसे डिनाई कर सकती है कोर्ट? ऐसा नहीं होता। अच्छा आप सिंपल ऐसे जज साहब को कह दिया करेंगे सर प्लीज अपने ऑर्डर में लिख के दे दें, वो कभी भी नहीं लिख के देगा, सही कह रहे कैसे हैं। लिख के दे सकता है? हाँ, तो वह कुछ बातें सिर्फ हवाई होती हैं जो आपने सिर्फ स्पॉन्टेनियसली करनी होती हैं, लीगली उनमें कोई ऐसा वो नहीं होता, कंट्रीब्यूशन नहीं होता सच उनका। आफाज साहब, हमारे माशरे में एक आम तासुर पाया जाता है कि एक दफ़ा अगर नॉन कस्टोडियन पेरेंट ने अपनी कस्टडी को सरेंडर कर दिया कस्टोडियन पेरेंट के हक में, ज़िंदगी में दोबारा कभी वो जो है वो ये हक हासिल नहीं कर सकता कि वो अपनी कस्टडी पिटिशन जो है में जाकर कस्टडी को हासिल कर पाएगा। तो क्या ये दुरुस्त है कि एक अगर कस्टडी सरेंडर कर दी? नहीं नहीं, बिल्कुल गलत और फ्रिवलेस मिसकंसेप्शन है, गलत फहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बेशक कस्टडी आज सरेंडर करके कल परसों फिर दोबारा फाइल कर दें, आपका राइट है। और लेकिन सिर्फ रिक्वायरमेंट ये है कि आपने फ्रेश ग्राउंड्स एजिटेट करनी है, वो ग्राउंड्स जो कस्टडी सरेंडर करते वक्त आपने आपके पास जो हालात थे उनसे हट के कुछ नया आपने कोर्ट के सामने लाना है। तो फ्रेश ग्राउंड फाइल करके आप जब मर्जी कस्टडी दोबारा क्लेम कर सकते हैं, देयर इज नो बार। ऐसा अच्छा। कुछ भी नहीं है कि आपने एक दफा सरेंडर कर दिया तो वंस फॉर ऑल ये सरेंडर ही रहेगी और दोबारा ये चेंज। लेकिन सवाल ये है कि कस्टडी सरेंडर करके दोबारा कस्टडी लिटिगेशन में आना, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, मेरी जाती राय, और मैं कभी एडवाइस भी नहीं करता कि आपको उस मामले में दोबारा इंडल्ज करना चाहिए, बिकॉज इट इज टोटली ए फ्रिवलस एक्सरसाइज। आप माने ना माने एक अलग बात है, लेकिन एक अगर आप लॉयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या आप एक सेन और अक्लमंद आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो आपको कस्टडी में मिलना कुछ भी नहीं है। आप कोशिश कर लें, आप पैसे दे दे थक जाएंगे, एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट, दूसरी कोर्ट से तीसरी कोर्ट, तीसरी कोर्ट से चौथी कोर्ट, 20 साल आप इस काम में लगे रहेंगे, निकलना कुछ भी नहीं। तो फिर कस्टडी वापस मांगने का फायदा, कोई लॉजिकल जस्टिफिकेशन मुझे नहीं समझ आती क्यों मांगते हैं आप। और जहां मांग वो जस्टिफिकेशन मेरी अंडरस्टैंडिंग मुताबिक नहीं है, लेकिन लीगली कोई बार ऐसा नहीं है कि आप दोबारा कस्टडी केस नहीं फाइल कर सकते। आप बिल्कुल कस्टडी केस भी फाइल कर सकते हैं, आप विजिटेशन राइट्स को इंक्रीज कराने की एप्लीकेशन भी दे सकते हैं, आप ज्वाइंट गार्डियनशिप में भी जा सकते हैं, किसी भी स्टेट पे जा सकते हैं। देखिए, सेक्शन 5 ऑफ फैमिली कोर्ट्स एक्ट के तहत हमने विजिटेशन राइट्स डिमांड की है कोर्ट से, और इन केस के कोर्ट ने वो विजिटेशन राइट्स जो है घर की मुलाकात उसमें भी नहीं दी हमें, और उसका फिर अपील जो है उस पर की जा सकती है, चैलेंज किया जा सकता है उसके फैसले। नहीं सकती, की जानी चाहिए, की जा सकती वाली बात नहीं, की जानी चाहिए। आपको जैसे आप कस्टडी को लेके कंटेस्ट करते हैं अप टू सुप्रीम कोर्ट, इसी तरह आपको विजिटेशन राइट्स को लेके जाना चाहिए सुपीरियर कोर्ट्स तक। ये मेरा राइट है, ये मेरे बच्चे का राइट है, मैं कस्टडी नहीं क्लेम कर रहा, मुझे कम से कम विजिटेशन जो कि एक आर्जी मुलाकात कहलाती है, टेम्परेरी कस्टडी कहलाती है, वो उससे महरूम नहीं होना चाहिए। कोई लॉजिकल जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। बहुत सारे जजेस हमारी फैमिली कोर्ट्स माशाल्लाह, चूंकि रश बहुत ज्यादा है, कोर्ट्स केसेस का बर्डन बहुत ज्यादा है, टेम्पलेट सेव किए हुए उन्होंने, जो स्टेनो के पास है वही नाम पता चेंज होता है, उसके बाद वो ऑर्डर पास हो जाता है। तो उस ऑर्डर को चैलेंज करना चाहिए, उस ऑर्डर को ऊपर हाई कोर्ट तक लेके जाना चाहिए। नॉट इवन आई वोंट सजेस्ट कि आप सिर्फ अपील तक महदूद रहें, आप अपील से भी ऊपर खींच के लेके जाएं। जो भी ऑर्डर आता है मेक इट अ हैबिट, उसे चैलेंज करें, दैट इज योर राइट। देखिए, और अगर किसी नॉन कस्टोडियन पेरेंट को सेक्शन 5 ऑफ फैमिली कोर्ट्स एक्ट के तहत विजिटेशन राइट्स मिल गए, लेकिन वो अपने दुरानिये से, जो मुलाकात का दुरानिया उसको दिया गया है, उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो वो
क्या उसको बार बार ऊपर ले जा सकता है इम्प्रूवमेंट के लिए ज्यादा? चैलेंज भी कर सकते हैं विद इन 30 डेज ऑफ द पासिंग ऑफ द ऑर्डर्स, और वो उसे फ्रेश एप्लीकेशन देके मॉडिफाई भी करा तो सकते जो पिछले राइट्स मिले होंगे वो वहीं पे रहेंगे जो पहले मिलेंगे? हैं। बिल्कुल वो वहीं पे रहेंगे, और वो इन्हांसमेंट और मॉडिफिकेशन में जा सकते हैं जिसे बढ़ाया जाए रैंक को। और वो मॉडिफिकेशन की दरखास्त तो जाहिर है वो उसी ही कोर्ट को देगा जिस कोर्ट ने फैसला दिया। जीओसी कोर्ट को देगा। और देखिए फैमिली कोर्ट्स एक्ट की सेक्शन 12A है, आई वुड सजेस्ट कि आप पढ़ें। उसमें मैक्सिमम किसी कोर्ट का दुरानिया जो है वो 6 माह का है। चाहे वो विजिटेशन राइट्स का फैसला हो, चाहे वो अपील का या कस्टडी का डिसीजन हो, या कोई मेंटेनेंस का डिसीजन, मैक्सिमम 6 महीने तक वो अप्लाई कर सकता है, एप्लीकेबल है। 6 महीने के बाद अगर वो चेंज नहीं होता तो आपके पास कोर्ट लॉ आपको राइट देता है कि आप हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, या अपीलेट कोर्ट को, या दोबारा उसी कोर्ट को फ्रेश ग्राउंड के ऊपर एप्लीकेशन दे सकते हैं फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ दैट ऑर्डर। देखिए, अब कोर्ट ने सेक्शन 5 के तहत और फैमिली कोर्ट्स एक्ट के तहत विजिटेशन राइट्स भी दे दिए नॉन कस्टोडियन पेरेंट को। और जो कस्टोडियन पेरेंट है वो उस पर अमल दरामद नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ 80% नॉन कस्टोडियन पेरेंट जो है मुलाकात के वक्त जैसे गायब हो जाते हैं बच्चा लेकर, इस तरह के मसाइल का सामना है। तो वो उसके फिर उसमें क्या ऑप्शन है जब कोर्ट का ऑर्डर भी उसके पास आ चुका है विजिटेशन राइट्स का? उसमें देखिए उसमें आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि आप एप्लीकेशन ने अपने जज को जनाब इनसे श्योरिटी बॉन्ड लें। बहुत बड़ी तादाद जो इस विजिटेशन राइट्स में आती है वो सिंपल सरेंडर करके चले जाते हैं। आपको बेसिकली दो चीजें इंश्योर करनी चाहिए जब आपका विजिटेशन राइट्स का स्केजुअल बॉन्ड हो, तब आप एक इसमें पिनल क्लॉज इंट्रोड्यूस करवाएं कि जनाब इसमें 10,000 या 5,000 या 8,000 रुपए का जुर्माना रखें, ताकि अगर पार्टी डिच करे या भाग जाए या गायब हो जाए तो वो उसे जुर्माना पे करना पड़े। उसका दो फायदे हैं। उसका एक तो ये फायदा है कि वो उस जुर्माने की वजह से आगे पीछे नहीं होगी। साइमल्टेनियसली आप उस बच्चे का मेंटेनेंस पे कर रहे हैं, फर्ज करें 5,000 10,000 15 जितना भी पे कर रहे हैं, और वो पार्टी उस मुलाकात में नहीं आती, तो पीनल क्लॉज की उस प्रोविजन को इन्वोक करते हुए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कोर्ट से कि जी ये जो मेंटेनेंस लगा हुआ है जो मुझे आप देना है मैंने हर महीने, उसमें इसे एडजस्ट करें। अगर मैं बचा नहीं मुझे वो पेश करी तो ये 8,000 रुपये या 10,000 रुपये जो आपने पिनल क्लॉज में इंट्रोड्यूस किया हुआ इसे एडजस्ट करें मेंटेनेंस की हद में, ताकि कुछ हद तक तशफ़ी हो सके। दूसरी सूरत उसमें यह है कि आप उसकी श्योरिटी बॉन्ड लें, हैवी श्योरिटी बॉन्ड लें। अगर बाप से श्योरिटी बॉन्ड 10 लाख है तो माँ से उस मुलाकात की इम्प्लीमेंटेशन के लिए 50 लाख का श्योरिटी बॉन्ड क्लेम करें, और अगर वो कोर्ट नहीं देती तो उसे चैलेंज करें, लेके जाएं ऊपर, ताकि ऊपरली कोर्ट पे फैसला दे। तीसरी चीज जो है उसमें यह कि आप बेलेफ की इजरा के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगर बेलेफ के साथ जाते हैं बच्चा नहीं देती पार्टी, फिर आप उसमें जा सकते हैं कि जी बैलेट के साथ वारंट इशू करें। फिर वारंट के बाद आप पुलिस इमदाद ले जा सकते हैं। फिर पुलिस इमदाद के बाद भी नहीं देते फिर आप आर्जी कस्टडी की चेंज की दरखास्त दे सकते हैं, कि इस डिलिंक्वेंसी ऑफ एटीट्यूड को सामने रखते हुए आप कस्टडी शिफ्ट करते हैं। बहुत सारे केसेस में कोर्ट ने कस्टडी शिफ्ट की है। जब कस्टडी शिफ्ट होती है तो फिर पैरों पे पड़ जाती है पार्टी, फिर माफिया मांगनी शुरू होते हैं। फिर जब वो माफिया मांगते हैं तब आप उन्हें एंगेज कर लेते हैं। थोड़ा सा लंबा हो जरूर हो जाता है प्रोसेस, लेकिन वो ये कि भाग नहीं सकते उसे। आपने सिर्फ हैंडल करना है सही तरह, पूरी तरह अच्छी तरह आपने उन्हें उनका जरा से कहते हैं ना सेट करना है, उन्हें फिक्स करना है। तो वो एक दफा फिक्स करेंगे तो उसके बाद वो स्कूल में रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा फवाद साहब, एक चैलेंज और भी है कि हम ऐसे केसेस भी हमें देखने को मिल रहे हैं कि कुछ केसेस में नॉन कस्टोडियल पेरेंट जो कि बाप मुल्क से बाहर रहता है, अब वो शख्स जो मुल्क से बाहर रहता है तो वो किस तरह अपने विजिटेशन राइट्स या दादा दादी जो है वो अपने विजिटेशन राइट्स मांग सकते हैं? क्योंकि बच्चे का बॉन्ड सिर्फ बाप से तो नहीं बनना, दादा दादी भी कुछ लगते हैं, उसके उसके चाचा चाची भी लगते हैं। देखिए इस चीज पे मैंने बहुत काम किया, बल्कि एक जजमेंट मेरी रिपोर्ट हुई 2021 YLR 1989, जिसमें होल्ड उन्होंने कर दिया कि जी दादा दादी जो हैं ये इक्वल पेरेंट्स हैं। जो आपकी आइटम नंबर 5 सेक्शन 5 का मैं हवाला देता हूँ, उसकी वर्डिंग ये है कि कस्टडी एंड विजिटेशन राइट्स ऑफ पेरेंट्स। तो मैंने उसमें इस पे इंडल्ज करके ये डिटरमिन करवाया हाई कोर्ट से कि जी पेरेंट्स सिर्फ बाप नहीं है, पेरेंट्स में दादा दादी भी शामिल होते हैं। तो आप जो बंदा बाहर रहता है वो दादा दादी की एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कि जी अपने उन पे अपना एप्लीकेशन मत फाइल करे। जब बच्चा घर पे आएगा तो यकीनन आपसे भी मुलाकात होगी, आपसे यूट्यूब पे भी बात हो जाएगी, वर्चुअल एक्सेस भी आपको मिल जाएगी। बेटर इट इज कि आपके जो लिविंग पेरेंट्स हैं, दादा हैं दादी हैं, उनके थ्रू एप्लीकेशन फाइल करें और फॉर एट होम विजिटेशन राइट्स उसे कंटेस्ट करें और उस पर फोकस करें। तो आपकी इंशाल्लाह मुलाकात और उसकी पूरी फैमिली के साथ आपकी अटैचमेंट होगी उस बच्चे की इंशाल्लाह, उसे डिनाई नहीं किया जा सकता।
तो फाज साहब, मैंने नतीजा ये निकाला कि कस्टडी पिटीशन के अंदर भी इतनी लंबी लिटिगेशन चला के उतनी एफर्ट उधर की जा रही है, जबकि अगर हम इसको एज ए स्ट्रेटजी देख लें कि शुरू में जब आपको थोड़ी चीज़ मिल रही है आप उस पर इक्तफा करें। अगर विजिटेशन राइट्स की तरफ जाते हैं और विजिटेशन राइट्स मिल जाते हैं, अब आपको बच्चों की मीटिंग स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद वो चाहता है कि ठीक है, आप मुझे इससे आगे बढ़ना है और मैं कस्टडी पिटीशन भी फाइल करता हूँ नई ग्राउंड्स के ऊपर, फ्रेश ग्राउंड्स के ऊपर। वो समझता है अगर कोई ग्राउंड उसके पास है, तो क्या एज ए स्ट्रेटजी जो है ये तकनीक भी इस्तेमाल हो सकती है कि पहले विजिटेशन राइट्स पर आएँ, फिर आहिस्ता कुछ टाइम गुजारने के बाद, कुछ साल गुजारने के बाद हो सकता है माइंड चेंज हो जाए और अगर फिर भी शौक हो तो कस्टडी पिटीशन कर दें, बाकी सब मुलाकातें चलती रहें। मैं तो ये पहले दिन से बात यही कर रहा हूँ कि जी पहले विजिटेशन राइट्स में आए, ताकि आपका अपने बच्चे देखें। आप एक चीज जो समझ, बहुत सारे दोस्त हैं जो अभी भी इस ख्याल के हामी हैं कि जी नहीं, हमें कस्टडी नहीं सरेंडर करनी चाहिए और बच्चे को हमारी औलाद है हम कैसे छोड़ दें। आप नोट कीजिए कि कस्टडी पिटिशंस में इवेंचुअली जब फैसला होता है तो कोर्ट्स क्या करती हैं, कोर्ट बच्चे को बुलाती हैं और बेटा उससे 10-12 इधर उधर के सवाल करके, हाँ बेटा आपने किसके पास जाना है। भाई देखें, इंसान का बच्चा है, वो उसी के पास जाएगा जिसके साथ वो रहा है। वो 7 साल, 14 साल, 18 साल, दूसरी शादी, तीसरी शादी, ये सब टेक्निकलिटीज हैं, ये प्रैक्टिकली कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। दूसरी माँ ने दूसरी शादी कर ली है, वो मेरे बच्चों के लिए नामहरम हो गई है, वो नामहरम नहीं है। वो स्टेला बाप जो है वो नामहरम नहीं है और शरीयतन नहीं है। कुरान हकीम में सूरह निसा की आयत नंबर 22-23 डिक्लेयर करी है कि वो नामहरम नहीं है। तो फॉल्स होप्स हैं, फॉल्स ईगोज हैं। तो बेसिकली तो आपको होना भी ये चाहिए उस बच्चे का जो वो स्टेटमेंट है, जब कोर्ट उसे बुलाया कि बेटा हाँ जी बेटा आपने किसके पास जाना है, तो अगर ये नहीं कहता मैंने बाप के पास जाना है, तो कम से कम ही शुड बी सेइंग कि मैंने दोनों पेरेंट्स के साथ रहना है। तो वो जो दोनों पेरेंट्स के साथ रहना है वो तब होगा जब आप उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, जब आपकी उसके साथ बॉन्डिंग, और वो बॉन्डिंग आपकी बनेगी विजिटेशन राइट्स में। आप विजिटेशन राइट्स क्लेम करें, बच्चे के साथ एक्सेस डेवलप करें, जिंदगी में मूव फॉरवर्ड करें, आपके ऊपर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। एक दफा डेवलप हो जाते हैं फिर आप समझते हैं कि जी माँ ने सेकंड मैरिज भी कर ली, बच्चे की वेलफेयर भी नहीं हो रही, बच्चा स्कूल भी नहीं जा रहा और आपकी बॉन्डिंग भी डेवलप होगी उस बच्चे के साथ, फिर आप कस्टडी में चले जाएं और फिर क्लेम करें कि जी ये सिचुएशन है मेरी। आप बुलाएं बच्चे को, उससे पूछेंगे किसके पास जाना है, फिर वो बच्चा उस स्टेज पे आपको कहेगा कि हाँ जी मैंने बाबा के साथ जाना है, कस्टडी आपको मिल जाएगी। बहुत बट शुक्रिया नाक को ख्वाजा थोड़ा साहब। सा घुमा के पकड़ेंगे, नाक को सीधा नहीं पकड़ सकेंगे। एग्री करता हूँ आपकी इस बात से, और जबकि कानूनी निज़ाम में जो चीज़ें हम देख रहे हैं उसमें तो फिर रिलीफ तो आहिस्ता आहिस्ता लेना चाहिए। जो चीज़ हाथ पकड़ा जा रहा है उसको पकड़ें आप। देखिए जुमान भाई, बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको सारा रिलीफ नहीं मिलता। एग्जैक्टली। आप फौरन नहीं ले सकते, स्टेप बाय स्टेप है ना। अब शेयर्ड पेरेंटिंग, अब 2023 में शेयर्ड पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट है। सोचें 2009 में क्या हालात होंगे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं था। सबसे पहली एप्लीकेशन दी कि जी हमें बच्चे की बर्थडे आ रही है, मुलाकात है। 15-16 एप्लीकेशन दी, 14 डिसमिस हो गई। एक में जज ने एप्लीकेशन में डिसीजन दे दिया कि हाँ यार चलो कोई बात नहीं, 2 घंटे के लिए घर ले जाओ इसे। फिर एप्लीकेशन दी, आगे जी गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं, बच्चा स्कूल गएंगे, मुलाकात नहीं। 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे करते 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 ओवरनाइट स्टे तक गया ना। फौरन तो ओवरनाइट स्टे नहीं मिलना शुरू हो गया। तो आप वाली बात है कि स्टेप बाय स्टेप चलें, जो मिल रहा है वो पकड़ लें, जो जा रहा है उसे छोड़ दें। कस्टडी आपको 2 साल के बच्चे की नहीं मिल सकती, छोड़ दें, मत कंटेस्ट करें। कस्टडी आपको 15 साल के बच्चे की भी नहीं मिलनी, मिलनी है आपको तब भी मुलाकात ही है। तो जब आपको मिलनी ही मुलाकात है तो 5 साल क्यों पैसे जाया करते हो यार, क्यों वकीलों पे टाइम जाया कर रहे हो। मसला ये है कि आपकी ईगो है, आपकी एक वो इंसान। मैंने कल ये एक दो पिछले एक हफ्ते से मैं बातें कर रहा हूँ आपके फेसबुक ग्रुप पे अपने चाइल्ड कस्टडी वाले, तो वहाँ पे मुख्तलिफ लोगों से सुनने को मिला, बातें करने को मिला। तो समझ में ये बात है कि यार जो दूसरा आपके साथ अगर खुला ली हुई है पार्टी ने या किसी रीजन से आपने तलाक दे दिया, उसमें कम केसेस हैं, वो आपकी ईगो हर्ट हो जाती है कि यार मेरे साथ ये क्यों हुआ, मुझे उसने ऐसे क्यों टेस्ट किया। फिर आप उस चक्कर में पड़ जाते हो, यार मैंने इससे बदला लेना है, मैंने इसे सीधा करना है, मैंने इसे तबाह कर देना है। मैं खुद, आपको पता है कि मैं तबाह हो जाऊंगा, खुद भी तबाह हो जाऊंगा, निकलना कुछ भी नहीं। फिर भी आप कहते हो यार मैं भावें तबाह हो जाऊंगा, एनू नहीं मैं छड़ाऊंगा। वो फिर आप उस चक्कर में पड़ के एक वो हाई आपने जहन में आप एक डेवलप कर ले तो कॉन्सेप्ट कि मैं कम से कम मॉरल ग्राउंड्स मेरी स्ट्रांग है। अभी कल एक दोस्त से बात हुई, पढ़ा लिखा बंदा है, मैं जी हाई मॉरल ग्राउंड्स पे खेल रहा हूँ, मैं हाई मॉरल ग्राउंड्स पे लड़ूंगा, मुझे पता है कस्टडी नहीं मिलेगी पर मैं छोड़ूंगा नहीं। तो यार एक स्टेप पीछे आने से को आप कमजोर हो जाओगे, आप कम हो जाओगे। आप उस बच्चे से एक्सेस इंश्योर करो, घर पे मुलाकात दो, वहां ने दूसरी शादी कर ली है, उसके 2 बच्चे आने दो, इस बच्ची की वो जगह रहेगी ही नहीं उस घर में। आपकी बॉन्डिंग डेवलप हो जाएगी, वो बच्ची खुद कहेगी बाबा मैंने आपके साथ जाना है। एक ऑप्शन ये है।
दूसरा ऑप्शन ये है जी मैंने सौरे को भी रगड़ा देना है, मैंने अदालत में भी बुलाना है, मैंने ओ भाई वो शादी करके निकल गई अगले घर, वो अपने घर में जिंदगी गुजार रही है, ये लाइबिलिटी है बच्ची आपकी। वो इवेंचुअली जो रगड़ा आप ससुर को दे रहे हैं वो रगड़ा आपकी बेटी को मिलना शुरू हो जाएगा, वो वहां से कंपनसेट करना शुरू कर देंगे। मुलाकात भी नहीं कराएंगे, उठते बैठते खाते पीते उसे बातें भी सुनाएंगे। समझने की बात है। अगर आप उस ईगो में से निकलेंगे, देखिए आप इस्लामिक तौर पे देख लें, जितनी जंगें हुई हैं सारी जंगें ऑफेंस करने वालों ने तो नहीं जीती, कुछ ने घात लगा के जीती, कुछ ने स्टेप बैक किया, फॉर द टाइमिंग छोड़ दिया, 2-4 साल के बाद दोबारा हालात बेहतर हुए तो फिर कर दिया। तो इसी तरह स्ट्रेटेजीज होती हैं, आपको वॉर लेवल पे स्ट्रेटेजीज डेवलप करने की जरूरत है। एग्रेसिव स्ट्रेटेजी रखें लेकिन क्लियर कट माइंडसेट के साथ रखें। आपको पता होना चाहिए कि ये मेरा टारगेट है, ये टारगेट मैंने अचीव करना है, और वो टारगेट फिर अचीव होना चाहिए। और अप टिल द लेवल ऑफ हाई कोर्ट भी जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े, उसे लेके चलें, खींच के लेके चलें। लिटिगेशन आपने करनी है, आपका शौक है, तो फिर लिटिगेशन विजिटेशन ओरिएंटेड करें जिसमें आपको कुछ निकल के मिले। कस्टडी ओरिएंटेड करेंगे मिलना कुछ भी नहीं, हाईकोर्ट में तो आप इवेंचुअली फारिग हो जाते हैं। फिर 15 साल के बाद जब ढगड़ लग जाता है, फिर आप जस्टिस सिस्टम को गालियां देते हैं जी फलाने लॉयर ने यूं कहा था, फलाने ने ये कहा था, जज बड़ा इंज सी, जज ने इंज करता। दिस इज द रिटोरिक्स वी यूज। बेहतर ये है कि आप पहले दिन से ही माइंडसेट बना के रखेंगे, यार ये मेरी जिंदगी का लोकल स्टूडेंट है, फ्रेंड आए हैं, मैंने शादी भी करनी, मैंने जिंदगी में कुछ बनना। लाहौर में देखो 1.5 लाख केसेस हैं, तो कम अज कम भी 60,000 कस्टडी केसेस हैं। 60,000 तो मिनिमम कहीं नहीं गए। तो यार 60,000 केसेस में से कोई बच्चा 7 साल प्लस नहीं होगा, कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसकी माँ करप्ट होगी, कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसकी क्या कहते हैं मदर ने उससे शादी कर ली हो। किसी तो 60,000 केस में कोई 5 केस तो ऐसे होना है जिसमें कस्टडी शिफ्ट हो। नारोवाल में, सरगोदा में, पंजाब में 40 डिस्ट्रिक्ट हैं, किसी एक डिस्ट्रिक्ट में कस्टडी शिफ्ट नहीं होती, कहीं तो होनी चाहिए ना। तो जब एक चीज होनी ही नहीं, एक नविश्ते दीवार लिखा गया कि यार ये नहीं होना, तो क्यों टाइम जाया कर रहे हो यार? उस छोटी सी ईगो की खातिर जो उस बंदे के खिलाफ है, जो ऑलरेडी जिंदगी में आपकी निकल चुका है, उसे नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो, वो मूव फॉरवर्ड करके अगली जिंदगी की तरफ टुर पड़ा है। तो बच्चे को फोकस करो यार और अपनी जिंदगी में निकलो, बी फ्रैंक एंड फेयर एंड ऑनेस्ट। तो वो आप तब मुमकिन होगा जब आप भैंस को दरख्त पे चढ़ाने की कोशिश बंद करेंगे, उस भैंस को नीचे उतारने, उससे दूर निकालें। आप उसे लगे हुए चढ़ाने पे दरख्त पे, वो नहीं चढ़ेगी, कर लें कोशिश। देखो आप तो एज ए लिटिगेंट आप लॉन्ग ट्रस्टेड फादर हो, आई एम ए प्रोफेशनल लॉयर, रिजक कमा रहा हूं मैं इसके इन केसेस में से। मुझे पता है कि इनमें से क्या निकल सकता है क्या नहीं निकल सकता। अगर मैं ये बात करूं तो किसी बेस पे करो ना कि यार इसमें से निकलो, इसमें से फारिग करो, उस बच्चे को बचाओ, उसका सिक्योर करो बचपना। बस समझने की बात है, अगर समझना चाहे कोई। बहुत शुक्रिया फहद साहब। मेरा ख्याल है कि इस टॉपिक के ऊपर बड़ी ही तफसीली गुफ्तगू हुई है और इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से खोलने की कोशिश की है।